हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो या कोई भी सूचना मिलने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी जो फाइल है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लीजिए। जो भी आपकी पाठ्य योजना है, जिस विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम पूरा करें वो उस विद्यालय का नाम लिख लीजिए। आप जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें तो कक्षा 8 की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो कक्षा 7 लगा दीजिए। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है मानव में पाचन। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके पश्चात में आपका जो हेडिंग आता है वो है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने हैं। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। चाहे तो आप विशिष्टीकरण वाला कॉलम भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पहला शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक, द्वितीय आता है अवबोध और तृतीय आता है ज्ञानोपयोग और चतुर्थ आता है कौशल। इसके प्रकार से आपको चारों जो शिक्षण के उद्देश्य हैं इन शिक्षण के उद्देश्य को लिख लेना है। शिक्षण के उद्देश्य मतलब ये होता है कि छात्र अध्यापक को आप क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं, वो शिक्षण के आपके उद्देश्य होते हैं। तो इसके अंदर आपको जो पांच शिक्षण का उद्देश्य आता है अभिवृत्ति और छठवां आता है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने। ये उद्देश्य लिख लेंगे पश्चात में आप चाहे तो इसके अंदर 2 कॉलम बनाते हैं, आप विशिष्टीकरण वाले कॉलम को हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिख लीजिए। लिख लेंगे पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री या अनुदेशनात्मक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य की छात्र अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षण करवाया जाए। शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, लपेट प्लग हो गया, सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी भोजन करने एवं जैसी बातों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो जो प्रस्तावना होता है इसके अंदर आपके के द्वारा या छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये प्रश्न कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापक आपके द्वारा किए जा सकते हैं। बच्चों या मित्रों, ये जो प्रस्तावना होता है ये प्रस्तावना प्रश्न आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी चीज़ या उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो सबसे ध्यान देने योग्य जो चीज़ है पाठ्य योजना में वो प्रस्तावना ही है, क्योंकि इसमें जितना अच्छा आप तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बन के आएगी। मित्रों, इसके अंदर आप किसी भी प्रकरण से संबंधित ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जरूर नहीं जो प्रकरण आप पढ़ा रहे उससे संबंधित ये प्रश्न हो, लेकिन आपको ये प्रश्न बच्चों से तार्किकता के क्रम में पूछना है ताकि बच्चे आपकी पाठ्य योजना से जुड़ सके। मित्रों, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण का उद्देश्य या एम ऑफ स्टेटमेंट। बच्चों, आज हम मनुष्य में पाचन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपके प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण होता है उस प्रस्तुतिकरण के अंदर छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण प्रस्तुतिकरण देना होता है जिसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है मानव तंत्र के मुख्य अंग। तो ये हो जाएगा आपका पहला शिक्षण बिंदु। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है इन विकासात्मक प्रश्नों को लिख लिया। प्रश्न के आधार पर मनुष्य कैसा प्राणी, तो बच्चे उत्तर देते हैं शाकाहारी या मांसाहारी प्राणी है। शाकाहारी जीवन अपना भोजन किसकी सहायता से करते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं पेड़ पौधों की सहायता से करते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है, बच्चे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक हो जाएगा। तो विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे समस्यात्मक। शिक्षण विधि जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि। छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे भोजन मुख्य मनुष्य में सतह नली से होकर गुजरता है जिसमें आहार नाल कहते हैं। आहार में मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत व गुदा मुख्य भाग होते हैं। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन। विद्यार्थी क्रम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य को आपका परिपूर्ण कर लीजिए। जो छात्र अध्यापक कथन है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर ब्लैक चार्ट लगा के इसमें लिख दीजिए। देखिए, जो शिक्षण का बिंदु आता है वो है भोजन का पाचन। तो इससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न उनको लिखेंगे आप। भोजन का जटिल अणुओं एवं सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, बच्चे उत्तर देंगे पाचन कहलाता है। पाचन कहाँ होता है, बच्चे होते हैं आहार नाल में होता है। आहार नाल में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, तो बच्चे होते हैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक हो जाए। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है मैंने उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण करने के लिए जो मैंने
ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है, इस छात्र अध्यापक कथन के आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट कार्य के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। तृतीय शिक्षण का बिंदु आता है वो होता है भोजन का अवशोषण। तो इस तृतीय शिक्षण बिंदु से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लिए। मनुष्य में पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? बच्चे उत्तर देंगे आंतों में अवशोषित होता है। मनुष्य में कौन सी आंत पाई जाती है? बच्चे उत्तर देंगे छोटी आंत और बड़ी आंत पाई जाती है। तो छोटी आंत में पाचन कैसे होता है? तो बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये छात्र अध्यापक कथन जो मैंने लिखा है, उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। मित्रों इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पढ़ बच्चों को पढ़ाए वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा या कितना सीखा है, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं ये प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं। तो आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में पुनरावृत्ति प्रश्न करने हैं ताकि जो बच्चे का ध्यान है पढ़ाए गए पाठ से या पढ़ाए गए प्रकरण से इधर उधर भंग नहीं हो। नेक्स्ट हेडिंग जो निकल के आती है वो आपके मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पढ़ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को कितना याद रहा है कितना नहीं रहा, इस बारे की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो आपको ये मूल्यांकन प्रश्न बच्चों को कर लेना। आप किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जैसे लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना। मित्रों इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है गृह कार्य। तो आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य ऐसा देना है जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाया है उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य आप बच्चों को दे दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।